आज कांकेर जिले के तीनों विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा और एक दिन में चार कार्यक्रम हैं। और जिस प्रकार से बस्तर के 9 विधानसभा हो उसके 3 बचे हैं, वो पूरा बस्तर इस दौरे के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जसपुर और कोरिया जिले के दौरे में जाएंगे। मुख्य रूप से बात तो यही है कि जो हमारी शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके मामले में कह सकता हूँ कि हमारी योजनाएं ज़मीनी धरातल पर पहुँचा है, गहराइयों तक के उसका लाभ मिल रहा है और लोग इससे खुश भी हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि और क्या चाह रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से बस्तर में जो डिमांड आ रही है वो बैंक की और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की, ये ज़्यादा डिमांड आ रही है। और सड़क पुल पुलिया तो है ही, तो विकास के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ये जो सिग्निफिकेंट जो चेंज आया है बस्तर में वो देखने को मिला है। देखिए अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ तो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये इनकी जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता तो ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे। और भी बातें कहते थे खट्टर जी, तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति जस के तस। पेंशन के कारण से सारा पैसा, जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे तो इसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। तो स्वर्णिम ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दिए हैं, सेना में भर्ती बंद कर दिए हैं और लगातार जो सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि नौकरी का अवसर उसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे जो आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में मिलता था वो भी समाप्त होते जा रहा है। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए बोलते हैं। अब जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? ना सामान्य लोगों को मिलेगा, ना ST SC OBC को मिलेगा। सर, प्रत्याशियों को समर्थन बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, कोई खरीद फरोख्त की आशंका है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं। जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका तो कार्यशैली यही है।
तो इससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है, और बहुमत ना होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है कि वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं।